प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के इस फैसले के खिलाफ कुछ विरोध प्रदर्शनों में भी हिस्सा लिया था और इसी वजह से राज बब्बर को गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ करीबी बताते हैं कि जेल में राज बब्बर के हाथ और पैर बांध दिए गए और उन्हें उल्टा लटका दिया गया और एक बेत निकालकर उसी बेत से राज बब्बर को खूब पीटा गया और राज बब्बर खूब जोर जोर से चीख रहे थे। जब राज बब्बर जेल से वापस लौटे थे तो इनके हाथ पैर टूटे हुए थे और सर भी फूटा हुआ था। इमरजेंसी हटने के बाद जिस फिल्म किस्सा कुर्सी का के प्रिंट संजय गांधी के समर्थकों ने जलाए थे, उस फिल्म की शूटिंग फिर से शुरू की गई। इस फिल्म के कुछ सीन्स दिल्ली में ही शूट होने थे। ऐसे में राज बब्बर को जब ये खबर लगी तो वो शूटिंग देखने के लिए लोकेशन पर पहुंचे। वहां बैठे किसी आदमी से बातचीत के दौरान राज बब्बर अपना पूरा किस्सा बता रहे थे कि इमरजेंसी के दौरान कैसे उन्हें जेल ले जाया गया, कैसे उन्हें मारा पीटा गया। वहीं थोड़ी दूर खड़ा असिस्टेंट डायरेक्टर इस पूरी कहानी को सुन रहा था और वो उनकी कहानी से काफी ज्यादा प्रभावित हो गया। ऐसे में उस असिस्टेंट डायरेक्टर ने राज बब्बर को उसी फिल्म में एक छोटा सा किरदार दे दिया और इस तरह बिना किसी कोशिश के एक्सीडेंटली ही राज बब्बर ने अपना बॉलीवुड डेब्यू कर लिया। ये रोल काफी छोटा था, लेकिन राज बब्बर को लग रहा था कि इस एक रोल के बाद उन्हें और भी कई सारी फिल्मों से रोल्स ऑफर होंगे। लेकिन राज बब्बर के दोस्तों ने और उनकी पत्नी नादिरा ने उन्हें समझाया कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि इस फिल्म में उन्होंने काफी छोटा सा रोल निभाया है। लेकिन ना जाने क्यों राज को यकीन था और आखिरकार राज बब्बर ही सही साबित हुए और बाकी सब गलत। फिल्म रिलीज होने के कुछ दिनों बाद एक थिएटर रिहर्सल के दौरान जावेद अख्तर राज बब्बर से मिलने आए। जी हाँ, जावेद सलीम वाले जावेद अख्तर। उन्होंने राज बब्बर से मिलने के बाद कहा कि डायरेक्टर रमेश सिप्पी, जिन्होंने शोले बनाई, वो अब राज बब्बर के साथ एक फिल्म बनाना चाहते हैं और इस फिल्म में दिलीप कुमार भी होंगे। राज बब्बर की तो खुशी का जैसे ठिकाना ही नहीं रहा। इसके बाद जावेद अख्तर राज बब्बर को एक होटल ले गए और होटल के कमरे में बैठे थे रमेश सिप्पी और उनसे राज बब्बर की मुलाकात करवाई। वहां रमेश सिप्पी ने राज बब्बर का एक छोटा सा ऑडिशन लिया और ऑडिशन देखने के बाद राज बब्बर की काफी तारीफ भी की और इसके बाद उन्हें प्रोजेक्ट के बारे में सब कुछ समझाने और कॉल करने का वादा भी किया। पत्रकार अभिजीत घोष की किताब के लिए बातचीत के दौरान राज बब्बर ने बताया था कि उन्हें एक हफ्ते बाद कॉल तो नहीं आया, लेकिन उन्होंने एक न्यूज़पेपर में एक अनाउंसमेंट देखी थी। इस फिल्म का नाम था शक्ति, जिसमें दिलीप कुमार थे और उनके साथ काम कर रहे थे अमिताभ बच्चन। राज बब्बर के मुताबिक इसी शक्ति फिल्म में अमिताभ बच्चन वाला किरदार राज बब्बर को मिला था, लेकिन चूंकि अमिताभ बच्चन स्टार थे, एक बड़ा नाम थे, इसीलिए ऑडिशन में सिलेक्ट हो जाने के बावजूद भी राज बब्बर को इस फिल्म से निकाल दिया गया। अभिजीत घोष की इसी किताब में राज बब्बर आगे बताते हैं कि उनकी पत्नी नादिरा तो नहीं, लेकिन उनके दोस्त उनका अक्सर मजाक उड़ाया करते थे और कहते थे कि हाँ, सामने से ऑफर आया था, जाइए जाइए शूटिंग करिए, आप तो स्टार बन गए। लेकिन इसके कुछ दिनों बाद ही डायरेक्टर प्रकाश मेहरा ने राज बब्बर को कॉल किया और उनसे कहा कि राज बब्बर के लिए उनके पास एक रोल है। प्रकाश मेहरा ने उन्हें मुंबई बुलाया। रमेश सिप्पी वाली घटना के बाद राज बब्बर काफी ज्यादा डर गए थे और उन्होंने प्रकाश मेहरा के सामने एक शर्त रख दी। उन्होंने कहा कि मुंबई में उन्हें 1 साल के लिए एक कमरा किराए पर दिलवाएं। किराए की चिंता ना करें, वो मैं खुद ही देख लूंगा। प्रकाश मेहरा ने हाँ कर दी। इसके बाद राज बब्बर ने अपना LML वाला स्कूटर चोर बाजार में जाकर बेच दिया। इससे 6,000 रुपए आए और उन्होंने 5800 रुपए नादिरा को दिए, ये कहकर कि हर महीने 500 रुपए खर्च करें और खुद 200 रुपए लेकर मुंबई चले गए। राज बब्बर बताते हैं कि उनके इस फैसले से उनकी पत्नी और उनके सास ससुर बिल्कुल भी खुश नहीं थे। वो नहीं चाहते थे कि राज बब्बर मुंबई जाएं। मुंबई पहुंचने के बाद राज बब्बर का वो डर एकदम सही साबित हुआ। रमेश सिप्पी की तरह ही प्रकाश मेहरा ने भी उनके साथ फिल्म का वादा करके फिल्म नहीं बनाई, लेकिन राज बब्बर दिल्ली से ये तय करके आए थे कि कम से कम 1 साल वो मुंबई में रहेंगे और कुछ न कुछ काम जरूर करेंगे। छोटे मोटे काम करके राज बब्बर किसी तरह से कमरे का किराया और खाने पीने का इंतजाम किया करते और बाकी का समय जो बचता उसमें वो स्टूडियोज और प्रोडक्शन हाउसेज के चक्कर काटा करते। आखिर उनकी मेहनत का फल उन्हें मिल गया और 1980 में उनकी पहली फिल्म एज अ हीरो रिलीज हुई, 100 दिन सास के। इस फिल्म में इनकी हीरोइन थी रीना रॉय, लेकिन ये फिल्म बिल्कुल भी नहीं चली
और इसके बाद राज बब्बर को असली पहचान मिली 1981 में रिलीज हुई फिल्म इंसाफ का तराजू से। इस फिल्म में इन्होंने एक नेगेटिव शेड का किरदार निभाया था और ये एक रेपिस्ट बने थे। राज बब्बर ने अपने इस किरदार से वाकई में लोगों को डरा दिया और बॉलीवुड में एक नया शोर मच गया कि बॉलीवुड में एक नया विलन आया है। लेकिन इसके अगले ही साल 1982 में निकाह फिल्म में राज बब्बर हीरो बन गए और इसके बाद तो राज बब्बर का करियर मानो चल पड़ा। 80 के दशक में राज बब्बर ने जज्बात, आप तो ऐसे ना थे, अर्पण, अरमान, लक्ष्मी, जीने नहीं दूंगा, शपथ, संसार, मैं आवारा हूँ, आज की आवाज और वारिस जैसी कई सारी फिल्मों में काम किया। किसी फिल्म में ये नेगेटिव किरदार में नजर आते तो किसी फिल्म में पॉजिटिव किरदार में, और कहा जाता है कि राज बब्बर का स्क्रीन प्रेजेंस ऐसा था कि वो किसी भी किरदार में बिल्कुल जच बस जाते थे। आज भी जब राज बब्बर किसी फिल्म में नजर आते हैं तो आंखें जैसे उन्हीं पर टिक सी जाती हैं। हालांकि अपनी फिल्मों से ज्यादा राज बब्बर की लव लाइफ ने सुर्खियां बटोरी। दरअसल फिल्म भीगी पलकें की शूटिंग के दौरान अभिनेत्री स्मिता पाटिल और राज बब्बर के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी थीं। दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे और जल्दी ही दोनों का अफेयर भी शुरू हो गया। कहानी में ट्विस्ट ये कि राज बब्बर पहले से शादीशुदा थे, लेकिन उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं थी। आज के दौर में भी लिव इन को उतने अच्छे नजर से नहीं देखा जाता, लेकिन उस दौर में क्या ही रहा होगा। 80 के दशक में शादीशुदा होने के बावजूद भी राज बब्बर स्मिता पाटिल के साथ लिव इन में रहने लगे और ये सब कुछ खुलेआम हो रहा था। बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया था और आए दिन बड़ी बड़ी मैगजीन्स में स्मिता पाटिल और राज बब्बर की लव लाइफ से रिलेटेड खबरें छपती रहती थीं। और इन सब के बीच नादिरा का बहुत बुरा हाल हुआ। वो एक इंटरव्यू के दौरान बताती हैं कि धोखे के इस खंजर से अगर वो मर नहीं गई तो उसका सिर्फ एक ही कारण था, उनके बच्चे उनकी आंखों के सामने थे। वो बताती हैं कि आर्या और जूही की जिम्मेदारी अगर उनके सर पर ना होती तो वो पक्का जहर खा लेती। ये कहानी यहीं रुक जाती तो शायद अच्छा होता, लेकिन राज बब्बर ने तो स्मिता पाटिल से शादी तक कर ली, वो भी नादिरा को बिना तलाक दिए हुए। कुछ दिनों बाद स्मिता पाटिल और राज बब्बर का एक बच्चा भी हो गया। राज और स्मिता काफी खुश थे, लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन तक टिक न सकी क्योंकि बच्चा होने के महज 15 दिन बाद ही स्मिता पाटिल की मौत हो गई। स्मिता पाटिल की मौत के बाद राज और स्मिता के इस बच्चे का क्या हुआ, ये आगे बताएंगे। स्मिता पाटिल की मौत के बाद राज बब्बर बुरी तरह टूट गए थे और इसके कुछ समय बाद वो रेखा के साथ एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राज बब्बर और रेखा इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान एक दूसरे के करीब आने लगे थे और कुछ समय बाद ये दोस्ती प्यार में बदल गई। एक इंटरव्यू में राज बब्बर ने यह भी कहा था कि स्मिता पाटिल इतना तो नहीं, लेकिन रेखा से भी उन्हें प्यार था। लेकिन राज बब्बर और रेखा का ये प्यार ज्यादा दिन तक ना चल सका क्योंकि राज बब्बर के मन में अपनी पत्नी नादिरा के पास लौटने का ख्याल आने लगा, लेकिन रेखा ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। इस बारे में एक कहानी कही जाती है जिसमें कहा जाता है कि राज बब्बर ने रेखा को एक बार अपना फैसला सुना दिया कि वो नादिरा के पास वापस जा रहे हैं और ये कहकर वो घर से निकल गए। इसके बाद रेखा बिखरे बालों में, अजीब से कपड़े पहने हुए, बदहवास सी नंगे पांव उनके पीछे दौड़ी चली जा रही थीं और राज बब्बर से बार बार ये मिन्नतें कर रही थीं कि वो नादिरा के पास वापस ना जाएं और अपना फैसला बदल लें। लेकिन राज बब्बर नहीं पिघले और उन्होंने अपना फैसला नहीं बदला। वो नादिरा के पास चले गए और नादिरा ने भी उन्हें खुशी खुशी अपना लिया। हालांकि इतना सब कुछ हो जाने के बाद जब नादिरा बब्बर ने राज बब्बर को वापस अपनाया था तब इनकी काफी ज्यादा आलोचना भी की गई थी। 90 के दशक में राज बब्बर फिल्मों में तो सक्रिय थे ही, साथ ही साथ ये राजनीति में भी उतर गए। साल 2017 में एक कंट्रोवर्सी हुई जब स्मिता पाटिल और राज बब्बर के बेटे प्रतीक बब्बर ने एक इंटरव्यू दिया। इस इंटरव्यू में चौंकाने वाली बातें बताई थीं। उन्होंने कहा था कि उनके पिता राज बब्बर को प्रतीक बब्बर से जरा सा भी प्यार नहीं है। बचपन से लेकर आज तक उनके पिता राज बब्बर ने उन पर जरा सा भी ध्यान नहीं दिया है, उनकी कोई भी परवाह नहीं की है। अगर उनके नाना नानी ने उन्हें नहीं पाला होता तो ना जाने उनका क्या होता। प्रतीक के मुताबिक उन्होंने काफी ड्रामेटिक लाइफ जी है। उन्होंने बहुत कुछ सहा है, उदाहरण के लिए 8 साल की उम्र में ड्रग्स की लत लगना। प्रतीक के मुताबिक बचपन से लेकर आज तक उन्होंने जो भी कष्ट सहे वो दरअसल कष्ट नहीं थे, बल्कि वो जुल्म थे जो उनके पिता राज बब्बर ने उन पर किए थे।
और ये जुल्म सिर्फ प्रतीक पर नहीं बल्कि उनकी मां स्मिता पाटिल पर भी किए गए। प्रतीक के मुताबिक राज बब्बर को स्मिता पाटिल से कोई प्यार व्यार नहीं था, केवल उनका इस्तेमाल किया गया। प्रतीक के मुताबिक ये सब कुछ पब्लिसिटी स्टंट था। कहीं न कहीं अपनी मां स्मिता पाटिल की मौत का जिम्मेदार भी प्रतीक राज बब्बर को ही मानते हैं। प्रतीक ने अपने इंटरव्यू में यह भी कहा था कि अगर वो अपने बचपन से लेकर अब तक की बात को लेकर सोचें तो वो यही सोच पाते हैं कि उनके पिता ने उन्हें रोड पर फेंक दिया और अपनी जिंदगी में आगे निकल गए। तो ये थी कहानी मशहूर अभिनेता राज बब्बर की। दोस्तों, आपको राज बब्बर कैसे लगते हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा और अगर आप हमारे चैनल वारिधि मंथन पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो में अब तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।